चलो पेन को भी निकालो और आज से लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहले हेडिंग लगाओ अपने चैप्टर में, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। यूनिट 2 है। यूनिट 2 में 6 चैप्टर है। उसका पहला चैप्टर कर रहे हैं, बुक के हिसाब से सेकंड चैप्टर है। चैप्टर का नंबर लिखना हो तो लिख लेना, अकॉर्डिंग टू बुक चैप्टर नंबर 2 है। सबसे पहला टॉपिक लिखेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो खींच क्या रहे हो, आराम से रखो ना, उसके पीछे खींचोगे तो गिरेगा ही। सत्यजीत चढ़ाओ उसको आराम से। उन लोगों को बोलो उसके पीछे क्या लगा हुआ है, बार बार खींच रहे हैं। उसको लगाओ। यह स्थिति है। कुंदन इधर से पकड़ो। कल से शिफ्ट चेंज कर दो, लड़कियों को इधर भेज दो उठा के, अपोजिट साइड में उनको बैठाओ इधर। भेज दो, ट्रांसफर कर दो इधर। वो 2 टेबल छोड़ के पीछे बैठना, इधर 2 टेबल छोड़ गए, वो 2 उनका काम है, वो आपसे नहीं हो पाएगा। लगाओ इधर। कुंदन पकड़ो, उधर नहीं हो पाएगा उससे। बैठ के देख लो, आपकी बार गिरा, आपकी बार तो उधर शिफ्ट कर देना इनको। चला यार सत्यजीत, बैठ जा इधर।
चलो लिखो, सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। आपको ये जो पैरिस में दिख रहा है यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ये डेफिनेशन है पार्टनरशिप का, और अकॉर्डिंग टू अंडर सेक्शन क्या चलता है 4। सबसे पहले आपको क्या करना है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जहाँ चैप्टर का नाम लिखे हैं वहां पर बगल में आप एक्ट का नाम लिखेंगे। तो लिखिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। हो गया, पहला क्वेश्चन हेडिंग लगा लियो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो लिखना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, दो चीजें समझना एकदम क्लियर में, मीनिंग अलग होता है और डेफिनेशन अलग होता है। डेफिनेशन को लीगल माना जाता है, ठीक है, और ये जो मीनिंग होते हैं ये लेमन लैंग्वेज होते हैं। लेमन लैंग्वेज समझते हो, आम आदमी क्या बोलता है। तो सबसे पहले बेटा नीचे वाला लिखना स्टार्ट करेंगे जो लेमन लैंग्वेज है। तो यहाँ सबसे पहले आप अपने स्टार लगाओ अपने कॉपी में और पहले लिखो मीनिंग। चलो लिखो, ए पार्टनरशिप, वो इधर देखेगा नहीं, आप चुपचाप लिखेंगे, देख के लिखने में टाइम लग जाएगा। तो लिखेंगे ए पार्टनरशिप कॉमा 10 फिर कॉमा इज ए बिजनेस रिलेशनशिप, इज ए बिजनेस रिलेशनशिप among two or more persons, among two or more persons who have agreed, who have agreed, who have agreed एक मिनट रुकना रहे, शायद ऊपर वाला लाइन लिखा गया ना, सॉरी। बिजनेस रिलेशनशिप अमंग टू और मोर पर्सन टू शेयर प्रॉफिट्स, टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस। यहां तक का लाइन जल्दी कॉपी करो फिर समझाएंगे। यहां तक बेटा लिखना जहां ऑल लिखा हुआ यहां तक। हो गया, मैं पिछली क्लास में इस पर बात किया था, हमें कुछ सवाल करो जवाब देना। टू का मतलब क्या हुआ, टू पर्सन कौन आएंगे इसमें, कंपनी भी आएगी, कोई आर्टिफिशियल भी आएगा, या सिर्फ इंडिविजुअल आएगा। इंडिविजुअल आएगा। अच्छा, इंडिविजुअल में नेचुरल आएगा, आर्टिफिशियल आएगा या रिप्रेजेंटेटिव आएगा, सिर्फ नेचुरल पर्सन आएंगे। मैक्सिमम कितने रख सकते हैं, 50 रख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमें बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा उसे क्या करना होगा, शेयर करना होगा। शेयर कैसे करेंगे, रेशियो में, रेशियो जो डीड में लिखा जाएगा उसके अकॉर्डिंग शेयर कर लेंगे, ठीक है। आगे लिखा है कि बिजनेस सारे लोग मिलके चलाएंगे, जो भी पार्टनर होगा, या तो फिर अगर सारे के पास टाइम नहीं रहेगा तो फिर वो किसी एक को अपॉइंट कर देंगे। एक बात और सुनना, अगर ए बी सी तीनों के पास समय है तो तीनों बिजनेस को कंडक्ट करेगा, अपना अपना एरिया बांट लेगा कि भाई मैं ये काम करूंगा तो वो काम करना और तो वो काम करना। अब कुछ बातें याद करते हैं। बिजनेस में 5 डिपार्टमेंट होता है, शांतिपूर्वक सुनना, मुंह बंद रख के।
सबसे पहला डिपार्टमेंट को बोलते हैं एफडी, फाइनेंस डिपार्टमेंट। इसका काम होता है बिजनेस में जितने भी कैपिटल लगेंगे उसका अरेंजमेंट करना। इसके बाद आ सकता है एचआर डिपार्टमेंट, जिसका काम होता है लेबर मैनेज करना, कितना एम्प्लॉय कहाँ से लेके आएंगे। उसके बाद आता है सेल डिपार्टमेंट, जिसका काम है माल बेचना। उसके बाद एक होता है परचेज डिपार्टमेंट, जिसका काम होता है रॉ मटेरियल खरीदना। उस तरह एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, जिसका काम है प्रोडक्ट को बेचने से पहले उसका एडवर्टाइजमेंट करना। आपने देखा होगा बड़ा बड़ा बोर्डिंग होर्डिंग लगते रहता है, वो कंपनी के मतलब मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम है। तो इस तरह एबीसी ने अपना अपना डिपार्टमेंट बांट लिया और तीनों टाइम डिवोट करते हैं अपने बिजनेस के अंदर और बिजनेस को कंडक्ट करते हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि इन तीनों के पास ही टाइम नहीं है, तो फिर किसको बोलेंगे चलाने के लिए? किसी को हायर करेंगे। अब वो किसी डी नाम के आदमी को उठा के ले आया, उनको बना दिया मैनेजर। क्या बना दिया? बोला सैलरी मेरे से लेना, काम तुम करो, हमारा प्रॉफिट में हिस्सा, हम प्रॉफिट बांट लेंगे। तो लिखा आपने कि ये पार्टनरशिप जो है वो बिजनेस रिलेशनशिप है। बिजनेस समझते हो? और याद करो, हम अपने आपको बताया था यहाँ लीगल बिजनेस होना चाहिए। कौन सा बिजनेस होना चाहिए? लीगल बिजनेस होना चाहिए, और बिजनेस में प्रॉफिट भी होना चाहिए। अच्छा, एग्जाम्पल समझना। एबीसी एक पार्टनरशिप फर्म खोल लिया और वो साल का 2 लाख रुपए प्रॉफिट कमा लिए और 2 लाख रुपए का फिर आपस में बंटवारा भी कर लिए। और बंटवारा करने के बाद तीनों ने जितना जितना हिस्सा पड़ा था उस पैसे को एक अनाथालय को डोनेट कर दिया। तो क्या उस बिजनेस को पार्टनरशिप माना जाएगा? कैसे नहीं माना जाएगा? बता सकते हो? थोड़ा दिमाग लगाओ अपना अपना। वो पैसा कमाया, प्रॉफिट भी बांटा और बाद में वो पैसा अनाथालय को डोनेट कर दिया, किसी ऑर्फन ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया कि यहाँ गरीब बच्चे, बिना माँ बाप के बच्चे रहते हैं, इनके पढ़ाई लिखाई में वो पैसा चले जाए। तो क्या लगता है उस बिजनेस को पार्टनरशिप माना जाएगा? नहीं। हाँ सही बोल रहे हैं। कोई है क्या? ओपन करो। शेयर होने के बाद अगर पैसा डोनेट करते हो तो कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन शेयर होने से पहले अगर वो पैसा डोनेट हो जाता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को तो उसे क्या बोलते हैं? वो पार्टनरशिप नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। पार्टनरशिप अगर एबीसी ने पहले ही डीड में लिखा कि ये हमारा पैसा किसको जाएगा? एक अनाथालय को जाएगा, तो समझ लेना कि ऐसे कंडीशन में वो ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप में नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है? क्लियर कट? कंफर्म? चलो आगे लिखो। अब कौन है? बोलो, आगे बैठेंगे। उधर चेयर लगाओ, बैठो सामने। यहां तक हो गया? आगे चले। आज थोड़ा डिस्टरबेंस होगा, कल से हम लोग पकड़ लेंगे पूरा। तो पहला ये मीनिंग था। मीनिंग क्लियर हुआ? तो बताइए किसको पार्टनरशिप फर्म में लाओगे? इंडिविजुअल को, आर्टिफिशियल को, नेचुरल को, मतलब रिप्रेजेंटेटिव को, कंपनी को, ज्वाइंट वेंचर को? किसको पार्टनरशिप में लाओगे? नेचुरल को लाओगे। कम से कम कितना लाओगे? 2 लाएंगे। ज्यादा से ज्यादा कितना लाएंगे? 50 लोगों लेके आएंगे। बिजनेस कैसा होना चाहिए? इलीगल या लीगल? लीगल होना चाहिए। लीगल बिजनेस में प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कैसे शेयर होना चाहिए? अब वो रेशियो कहाँ लिखा रहेगा? डीड में। अच्छा डीड नहीं है तो इक्वली बांटेंगे। एक और बात बताओ, अगर प्रॉफिट शेयर होने के बाद वो पैसा किसी ऐसे जगह डोनेट कर दिया गया किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को, तो क्या उस ऑर्गेनाइजेशन को पार्टनरशिप मानेंगे? हाँ मानेंगे, क्योंकि बटने के बाद डोनेट हुआ है। लेकिन अगर बटने से पहले डोनेट हो जाए तब नहीं मानेंगे। डीड में ध्यान से सुनना सारे लोग, अगर डीड में ये लिख दिया गया है कि यहां से आने वाला प्रॉफिट किसी अनाथालय को जाएगा या वृद्धाश्रम को जाएगा या किसी मंदिर मस्जिद को, ट्रस्ट को डोनेट कर दिया जाएगा, तो वो पार्टनरशिप नहीं है। याद रहेगा। अगर आप कभी फ्यूचर में लॉ पढ़ोगे, सीए में, सीएस में, बीबीए में, तो इतना डिटेल में पढ़ाया जाता है, आपको हर चीज जानने पड़ेंगे। 12th में तो मान लो आदमी से रट लिया और निकल गया, बट आपको रटाऊंगा नहीं, आपको समझने होंगे। अब हम सबसे पहले अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? डेफिनेशन। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मीनिंग होता है लेमन लैंग्वेज में आम आदमी क्या कहता है, और डेफिनेशन जो होता है वो एज पर रूल होता है। और कौन सा अंडर सेक्शन में पढ़ा जाएगा? तुम्हें पता होना चाहिए कि 1932 में पार्टनरशिप एक्ट बना हुआ है, हाँ है ना? तो एक बातें नीचे लिखेंगे, उसके बाद आगे कहानी बढ़ेगी। एक छोटा सा नोट लिखना अपने कॉपी में। तैयार हो? चलो लिखो, इंडियन पार्टनरशिप। सारे लोग अपना अपना फोन साइलेंट कर लेंगे या अपना रिंगटोन का वॉल्यूम कम कर लेंगे। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कब आया था बताना जरा? 1932 में, ठीक है।
अब एक बात बताओ, 1932 में आया तो थोड़ा सा कहानी समझते हैं, ये आया कैसे, ये निकल के कैसे आया। तो कॉपी के सेंटर पॉइंट में एक नाम लिखना, वो नाम आपको कल परसों में दिखाया हूं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो लिखो यहां पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ध्यान से सुनिएगा सारे लोग, 1872 में कानून बनाया गया इंडिया में, और ब्रिटिश ने बनाया था। उस समय भारत क्या था, गुलाम था ना। इसके अंदर कुछ बातें एग्रीमेंट से रिलेटेड लिखी गई। मैं कल परसों के मजाक में बोल रहा था कि शादी करना भी एक तरह क्या होता है, एग्रीमेंट। आप किसी बस पर जाके रुमाल रख दिया सीट पर, मतलब ये भी एक तरह क्या हो गया, एग्रीमेंट। अगर आपने किसी से टिकट खरीद लिया, वो भी क्या हो गया, एग्रीमेंट। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को 3 हिस्सा में तोड़ दिया गया 1930 में। 1930 आते आते इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को 3 हिस्सा में बांट दिया गया। तो तोड़ो 3 तरह से, ऐसे 3 हिस्सा में इसको तोड़ेंगे, बाइफरकेट करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, इसके अंदर जितनी बातें लिखी गई थी, इसी में से 2 एक्ट अलग किया गया। एक का नाम यहां पर लिखना 1930, यहां पर एक का नाम लिखना 1932, और बाकी जो बच गया वो आज भी 1872 में पढ़ा जाता है। अगर आपको पार्टनरशिप डिटेल में समझना है, ताकि आपको सीयूटी में या कहीं भी आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो, या इवन जैक बोर्ड का तो कोई ज्यादा लेवल नहीं रहता है, लेकिन अगर आपको फ्यूचर में कोई बड़ा एग्जाम में बैठना है तो आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा। तो ध्यान से समझिएगा कहानी क्या चल रहा है। 1930 में भारत उस समय गुलामी था। अंग्रेजों ने क्या किया, 1872 को 3 हिस्सा में तोड़वा दिया, और यहां से एक एक्ट बनाया, लिखना इसके नीचे नाम, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। इसके नीचे नाम लिखेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट। 2 साल बाद एक और एक्ट वहां से तोड़वा दिया उन्होंने, और यहां पर नाम लिखना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। और जो बच गया ना, वो आज भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नाम से जाना जाता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये दोनों एक्ट आपको पढ़ना है बीबीए में, बीकॉम में, सीए फाउंडेशन में, सीएस फाउंडेशन में। यहां कहीं नहीं पढ़ना है, इसलिए इसके ऊपर हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। आपका जो टॉपिक है 6 चैप्टर वो यहां है, और इसका अंडर सेक्शन 4 में डेफिनेशन दिया गया है। क्या दिया गया है, थोड़ा सा और चीज समझते हैं। अब आपके अंदर एक सवाल और आना चाहिए, नहीं आ रहा तो अलग बात है, बट आना चाहिए, जिनको फ्यूचर में कुछ बड़े लेवल पर पढ़ाई करनी है। एक्ट बनता कैसे है, एक्ट हम अपन घर में बना सकते हैं। कल से हमने अपने मन से नियम बना लिए कि ट्रांसपोर्टेशन एक्ट हमारा रहेगा, हम रोड के बीचे बीच गाड़ी चलाएंगे, ऐसा कोई बना पाएगा? तो जो भी ट्रांसपोर्टेशन का एक्ट है वो कौन ड्राइव करता है, गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट? चलो ठीक है, अब मुझे बताओ सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्ट बनाने की अधिकार किसने दे रखा है, जनता। भारत का सबसे बड़ा कानून कौन है, हाईकोर्ट। और भारत का सबसे बड़ा कानून हाईकोर्ट है। क्या आपने सिविक्स नाम का कोई पेपर पढ़े हो सोशल साइंस में, कि नहीं पढ़े हो? कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हो? क्या आपने कभी यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट का नाम सुने हो? तो क्या आता है उसके अंदर, बताओ हमको। सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अभी आपको दिखाता हूँ, मेरा नेट कनेक्ट है। यूनियन लिस्ट क्या होता है, यूनियन लिस्ट में आर्टिकल लिखा होता है। यूनियन लिस्ट में लिखा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट किन किन चीजों पर कानून बनाएगा। स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट में लिखा गया कि वो किस पर कानून बनाएंगे। एक बात बताओ, आर्मी किसके अंडर कंट्रोल में काम करती है,
सेंट्रल गवर्नमेंट, सीआरपीएफ किसके कंट्रोल में काम करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन झारखंड पुलिस किसके कंट्रोल में काम करेगा? स्टेट गवर्नमेंट, हाँ या ना? तो एक बात बताओ, रोड ट्रांसपोर्टेशन एक्ट कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अभी कौन है परिवहन मंत्रालय में? मंत्री कौन है? याद है? नितिन गडकरी, हाँ या ना? और अभी याद है एगो बवंडर इंडिया में जस्ट 1 महीना पहले खत्म हुआ है, वो ट्रक वाले का जो जाम चल रहा था 3-4 दिन, क्या नियम बना था याद है किसी को? काला कानून ट्रक वाले कह रहे थे अगर किसी भी ड्राइवर से एक्सीडेंट हुआ तो 10 लाख रुपए की मुआवजा और 7 साल का जेल। उन्होंने इसका विरोध किया ना, तो ये कानून कौन लेके आया था? सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर हर एक स्टेट को बनाने को दे दिया जाए अपना अपना कानून, तो सब रोड ट्रांसपोर्टेशन के लिए अपना अपना कानून बना देंगे। हेमंत सोरेन कह देंगे रोड में कोई गाड़ी नहीं चलाएगा, रोड के ऊपर चलाएगा, है ना? उसी तरह कोई कह देगा कि रोड के अंदर चलाना है। नहीं, ये कानून किसके लिए है और कौन एक्ट पारित करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ या ना? तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जितनी भी पावर दी गई है वो कौन से लिस्ट के अंदर लिखा गया है? यूनियन लिस्ट में लिखा गया है, हाँ या ना? तो इंडिया में सबसे बड़ा पावर जो जिसके पास है उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। और संविधान में लिखा गया है कि कौन किसके बारे में कानून बनाएगा। तो मैंने आपसे पूछा यहां पर अभी कि एक्ट कैसे पारित होता है, ध्यान से सुनना। एक्ट बनाने से पहले हम सबसे पहले उसके ऊपर बिल लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? बिल। और बिल आने से पहले उसको ड्राफ्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? शांतिपूर्वक सुनिएगा। अगर आपको कोई भी एक्ट इंडिया में जब लगता है और आप सुनते हो कि फलाना कानून भारत में लग गया, 99% लोग को नहीं पता वो बनता कैसे है। तो सबसे पहले उसे हम ड्राफ्ट करते हैं। ड्राफ्ट करने के बाद उस पर बिल बनाते हैं। 2 तरह का बिल बनता है, एक बनता है मॉनेटरी बिल, जनरली वो टैक्स से रिलेटेड होता है, और एक बनता है जनरल बिल। जनरल बिल जो और कानून के लिए बनाए जाते हैं। अब ये बिल जाता है दोनों हाउस में। कौन सा हाउस? 2 हाउस होता है ना, एक को बोलते हैं लोअर हाउस और एक को बोलते हैं अपर हाउस। सुने होंगे ना, लोकसभा और राज्यसभा। फिर ये दोनों यहाँ से पारित होता है, और पारित होने के बाद फिर कंसेंट के लिए जाता है प्रेसिडेंट के पास, और वो उन पर मुहर लगा देते हैं। और मुहर लगा देने के बाद ये फिर जाके एक जगह और स्टेबल होता है, उसे बोलते हैं गैजेट ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? मतलब स्टेपिंग है इनका, इतना स्टेप के बाद कानून बनता है। तो ये सब इंडिया में होते हैं, और अंग्रेजों के जमाने से भी हो रहे थे। लेकिन उस समय इंडिया में पार्लियामेंट नहीं था, ब्रिटेन में पार्लियामेंट था, और अंग्रेज वहीं पारित कर देते थे और भारत में खाली लगा देते थे, क्योंकि इंडिया में तो कोई सरकार नहीं थी, किससे बात करेंगे। लेकिन आज अगर प्रोटेस्ट होता है तो इसका जाहिर सी बात है कि इंडिया कौन सा कंट्री है? डेमोक्रेटिक कंट्री है ना? तो यहाँ कोई भी कानून का हम पक्ष भी ले सकते हैं और विपक्ष भी ले सकते हैं। तो 1932 में ये जो कानून बना, इस पर इंडियन का कोई हाथ नहीं था। जो अंग्रेजों ने दिया आज हम उसको फॉलो करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, कोई भी एक्ट जब इंडिया में बनेगा तो उसका अंडर सेक्शन 1 जो होता है उसमें उसका नाम लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? फुल फॉर्म लिखा जाता है। इंडिया में कहां कहां लगा उसके बारे में लिखा जाता है। और किसी भी एक्ट का इंडिया में, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, दुनिया की नहीं बात कर रहा हूं, इंडिया के किसी भी एक्ट का जो अंडर सेक्शन 2 होता है उसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में लिखा जाता है कि पार्टनरशिप क्या है, फर्म क्या है, फर्म नेम क्या है, डीड क्या, वगैरह वगैरह। तो अंडर सेक्शन 1 से अभी फिलहाल हमें कोई मतलब नहीं है। इसमें पूरी पार्टनरशिप का डिटेल नाम लिखा जाएगा, कब भारत में आया, कहां कहां लगा, ये सब लिखा जाएगा। अंडर सेक्शन 2 के अंदर खाली टर्मिनोलॉजी की बात की जाएगी, क्योंकि हम आपको एक्ट पढ़ाने नहीं निकले हैं, हमारा काम अकाउंट्स पढ़ाना है, इसलिए मैं कुछ बेसिक बातें पढ़ा रहा हूं। तो हम सीधे स्टार्ट करेंगे अंडर सेक्शन कहां से? 4 से। और 4 में पार्टनरशिप की क्या लिखी गई है? डेफिनेशन। क्लियर है? तो नीचे स्टार लगाओ और लिखो डेफिनेशन। स्टार लगाएंगे और लिखेंगे डेफिनेशन। लिखना स्टार्ट करो। अब जो बहुत छापना नहीं है, मैं जैसा बोलूंगा वैसे लिखिएगा। लिखिए अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 of under section 4 of
अंडर सेक्शन 4। अब इन्वर्टेड कॉमा डाल के आपको मैं 5 मिनट देता हूं, यहां से यहां तक पूरा लिख लीजिए, इसके बाद एक तरफ से समझाएंगे। ऑफ अंडर सेक्शन 4, जितना ब्लैक अंडरलाइन कर दिया हूं उसको लिखेंगे। पार्टनरशिप इज द रिलेशन, पार्टनरशिप इज द रिलेशन Partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. चलो अब देखना इधर, फिर मैं वही चीज बताऊंगा। रिलेशन मतलब क्या होता है, एक रिश्ता बनेगा। अच्छा एक बात बताओ मुझे, एक वर्ड यहाँ पर आया था कि पार्टनरशिप रिलेशन बिटवीन पर्सन। अच्छा यहाँ जो रिलेशन बनेगा वो एग्रीमेंट पे बनेगा। किस पर बनेगा? एग्रीमेंट मतलब क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है? जैसे आप कभी बोलते हो ना कि मैं जमीन खरीदने गया, अभी जमीन रजिस्ट्री नहीं कराया बट मैं जमीन का एग्रीमेंट पेपर तैयार करा लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि बेचने वाले से मैंने लिखवा लिया कि हाँ ये जमीन तुम मुझे इस रेट से क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, कितना दिन के अंदर पेमेंट दे दूंगा और वो जमीन तुम मेरे नाम पर क्या कर दोगे, ट्रांसफर कर दोगे। तो एग्रीमेंट का मतलब कुछ नहीं होता है, दो लोगों के बीच बातचीत। अब तुमको ऐसा समझाऊंगा, ध्यान से देखना। ऑफर जानते हो? ऑफर मतलब क्या होता है? ऑफर किसको बोलेंगे? देखो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस जो है ना वो एग्रीमेंट बनाता है। जैसे कोई आदमी आपको ये कहा कि क्या आप मेरे पुराना स्कूटी खरीदोगे 20,000 में, ये ऑफर है। और आपने गाड़ी को देखा, ट्रायल में लिया, टेस्ट ड्राइव लिया और फिर आपने बोला हाँ, तो आपने एक ऑफर को क्या किया, एक्सेप्ट किया। सामने वाला ऑफर दिया, आपने एक्सेप्ट किया। अच्छा काउंटर ऑफर कर सकते हो, काउंटर ऑफर समझते हो? जैसे अगला ने बोला कि मेरा स्कूटी आप कितना हजार में खरीदो, 20,000 में। आपने उसको चला के बोला भाई मैं इसे 15,000 से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। तो सबसे पहले ने आपको ऑफर दिया, फिर आपने एक्सेप्ट किया, फिर आपने काउंटर ऑफर किया, फिर उस बंदे ने क्या करेगा, एक्सेप्ट, बोलेगा हाँ ठीक है 15,000 दो, ले जाओ। तो ये जो बातें आपके बीच चल रहा है ये अपने आप में क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट। तो आप भी दो लोग, जैसे मान लो ए एक अलग बंदा है, बी अलग बंदा है, और दोनों बोल रहा है कि हम दोनों मिलके क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे। तो बिजनेस ऐसे ही हो जाएगा। मतलब कुंदन और सत्यजीत कल आपस में बात किया, परसों चाय का टपरी लगा लिया। याद है एग्जांपल दे रहा था कि ये दोनों एक दिन चाय पी रहा था ठेला पर, काउंट किया, अरे 1,000 बेच रहा है, कप गुना 10, 10,000, 5,000 खर्चा काटो, 5,000 आएगा, महीने का 1.5 लाख काहे का पड़ना, कल से चाय का ठेला लगाएंगे। तो कल से चाय का ठेला ऐसे ही लग जाएगा, या इनके बीच कोई एग्रीमेंट होगा? एग्रीमेंट होना चाहिए ना। तो आगे लिख रहा है कि बिटवीन पर्सन, पर्सन में मैं किसका एग्जांपल दिया, कुंदन और सत्यजीत का, हु हैव एग्रीड टू, क्या एग्रीमेंट करेगा, वे प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, मेनली तो यही मारा मारी होगा। आगे लिखा हुआ है कि अच्छा एक क्या होना चाहिए उनके बीच, क्या लग रहा है, बिना बिजनेस का प्रॉफिट शेयर होगा? बिजनेस है तो प्रॉफिट है, और फिर प्रॉफिट है तो क्या होना होगा, शेयर। या तो सत्यजीत कुंदन दोनों मिलकर अपना चाय का स्टॉल चलाएगा, या दोनों किसी को खड़ा कर देगा, बोलेगा एक स्टाफ रहेगा, एक मैनेजर रहेगा, हम खाली देखेंगे,
पीयूष को मैनेजर बना दिया सब, है ना, पीयूष सोनी मैनेजर। अब इसमें हंसने वाली क्या बात है? तुम लोग चाय का कुछ ब्रांड का नाम नहीं सुने हो इसीलिए हंस रहे हो। चलो मैं कुछ नाम बता रहा हूं, अगर मुंह बंद रखोगे बहुत कुछ सीखोगे, शांत रहो। आपने नाम सुना होगा एमबीए चाय वाला, ये तो छोड़ दो, एक बहुत बड़ी ब्रांड इंडिया में जिनका 1 साल का टर्नओवर है 1000 करोड़ का, और इनका नाम है चायोज। इसको नितिन गोयल चलाते हैं, IITian। 1000 करोड़ रुपए का साल में इंडिया में चाय बेचते हैं। अमेजोन चलाते हो, खोल के देख लो ना, इनका 100 से ज्यादा फ्लेवर का चाय मार्केट में बिकता है, और सबसे बढ़िया उनका एक मिर्ची फ्लेवर चाय आता है, पीने के बाद तुमको ऐसा लगेगा कि हरा मिर्चा कोई चाय के अंदर डाला हुआ है। कहो तो अभी खोल के तुमको गूगल पर दिखाएंगे। 1000 करोड़ का टर्नओवर है उनका इंडिया के अंदर। और तो छोड़ो, आपने एक और नाम नहीं सुना तो आज सुन लेना, समोसा वाला। ये बैंगलोर में स्टार्टअप है, साल की 1 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है। समोसा बेचते हैं करोड़ों में। वेज समोसा अलग, नॉन वेज अलग, पनीर अलग, चाउमीन अलग, मैगी ठूस अलग। हिंदुस्तान में गड़वा में लोग खाली आलू डालते हैं ना, वो कुछ डाल के बेच दिए। तो दुनिया में बिजनेस के लिए माइंड चाहिए, बेचने का दिमाग चाहिए, कुछ भी बेच सकते हो, है ना। कैसे अब ऐश्वर्या राय को देखते हो, माटी पोत के बोलती है चेहरे का मुहासे खत्म हो जाएंगे, अगला दिन 10 ट्रक माल बिक गया। तुम पोत के देख लो, तुम पोत के देख लो भाई, समझ में आ जाएगा कि किसका डिमांड है मार्केट में। तो मैंने यहां बोला कि बिजनेस कोई भी कर सकता है। कोई भी का मतलब कुंदन पार्टनर है और सत्यजीत, और नहीं तो इन्होंने किसी और को हायर किया एज ए मैनेजर। पीयूष सोनी बोला तू मैनेजर, महीने का 50,000 तेरे को देंगे, क्या फर्क पड़ता है चाय के ठेला पर बैठा हूं चाहे चाय के कैफे में बैठा हूं, मतलब किससे है? पैसा से है। क्लियर है? तो मुझे बताओ, अब बताओ मुझे, पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या कहता है? कितने लोग रहेंगे? 2। बिजनेस कैसा रहेगा? लीगल। प्रॉफिट शेयर होना चाहिए। बिजनेस सभी लोग करेंगे, सभी लोग मतलब पार्टनर करेंगे, और पार्टनर अगर एग्री नहीं करता है, टाइम नहीं है, तो किसी को हायर करेगा और वो बंदा उनके लिए काम करेगा। ये अंडर सेक्शन कहां लिखा गया था? 4 के अंदर। ये है तुम्हारा डेफिनेशन। और इससे पहले क्या लिखा था? मीनिंग। तो एग्जाम में क्या आएगा ये ध्यान रखना, मीनिंग बोला तो लेमन लैंग्वेज लिखना है, और डेफिनेशन बोला तो अंडर सेक्शन 4। और मैं एक बात और बता दे रहा हूं, जो भी अंडर सेक्शन के नाम पर आप डेफिनेशन लिखोगे उसका एक वर्ड मिसिंग मत करना, वरना उसकी पूरी मीनिंग बदल जाती है। इसलिए हूबहू जैसा लिखा हुआ है वैसा ही रटना होगा। जैसे मैं एक और बात बता रहा हूं, कुछ लोग सीए करने फ्यूचर में जाएंगे, और सीए जब करने जाते हो तो वहां कहा जाता है कि सीए के जो वो नोट्स आते हैं, जो अपना मटेरियल देते हैं, उसमें लाइन बाय लाइन जैसा लिखा रहता है वैसा ही आंसर लिख के आइए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। आप अपने लैंग्वेज में लिखेंगे, उनका मीनिंग बदल जाते हैं, वो रिजल्ट आपको नहीं देंगे। तो इसलिए किसी भी सीए क्लास में जाएंगे, बोलेगा हम अपना स्कैनर पढ़ाएंगे, फलना टेकना सब पढ़ाएंगे, बट लास्ट में कह देगा कि आपका जो मटेरियल है उसका आंसर लाइन बाय लाइन रट लीजिएगा, उससे आपका पूरा रिजल्ट आ जाएगा। और यही फंडा चलता है। इसलिए जो भी अंडर सेक्शन में लिखा गया है, इसकी एक वर्ड मिसिंग नहीं करोगे एग्जाम प्रोस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? अब आगे लिखेंगे। अब हम यहाँ पर कुछ नाम दिया हुआ है जिसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार लगा के लिखो पार्टनर्स। स्टार लगा के सबसे पहले लिखेंगे पार्टनर्स। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, पार्टनर्स में इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन आएगा। 2 कंपनियां पार्टनरशिप नहीं करती है। मैं एक दिन बता रहा था आपको कि रिलायंस लिमिटेड और एयरटेल लिमिटेड मिल के पार्टनरी कर पाएंगे, हाँ या ना? ना, ये मिल के ज्वाइंट वेंचर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तो चलिए लिखिएगा, पार्टनर्स डैश डाल दिए, लिखिए द पर्सन्स हु हैव एंटर्ड, द पर्सन्स हु हैव एंटर्ड into a partnership the persons who have entered into a partnership with one another individually are called partners. Are called partners. तो अब आप लोग अगर यहां तक लिख चुके हो तो नॉर्मली सोच के हमें बताइए, पार्टनर्स किसको बोलेंगे?
किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को बोलेंगे, हाँ या ना, और वो एग्रीमेंट करने को क्या हो, तैयार हो। अच्छा, मैं एक दिन और बात कर रहा था आप लोग से, एग्रीमेंट कौन कर सकता है? कॉम्पिटेंट माइनर कर पाएगा, कोई ल्यूनेटिक्स कर पाएगा, कोई डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ कर पाएगा, कोई क्रिमिनल या ऐसा कोई भी जिनको ऊपर लॉ के अनुसार कोई केस दर्ज हो, उनके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं करना चाहिए। अभी मिलेगा हम लोगों को सब आगे, एक दिन डिटेल में सिर्फ में कर रहे थे। तो आपने लिखा कि द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद वन अनदर इंडिविजुअली। इंडिविजुअली मतलब जैसे मान लो कुंदन और अगर सत्यजीत हैं, तो इनको अलग अलग जब करके देखोगे तो ये आपस में क्या इंडिविजुअली सेपरेट है, अलग अलग। इनका जो स्टेटस है, एग्जिस्टेंस है, वो उनसे मैच नहीं करता है। क्या लगता है दोनों का आधार कार्ड सेम होगा, दोनों का पैन कार्ड सेम होगा? नहीं, सब क्या रहेंगे, अलग अलग। और दोनों मिलके क्या करने वाले, बिजनेस। तो दोनों आपस में क्या करेंगे, एग्रीमेंट। ध्यान से सुनना, वो जो रिश्ता क्रिएट करते हैं ना, वो जो रिलेशन बनाते हैं ना, उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेकिन जो इंडिविजुअली इनको जब देखा जाएगा ना, तो इसे पार्टनर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्टनर्स। अब दूसरा स्टार लगा के लिखो, फर्म। दूसरा स्टार लगा के लिखेंगे फर्म। पार्टनर्स के बाद दिख रहा होगा आपको ये वाला फर्म। हो गया। अब एक बात, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो एक फैमिली में 4 बंदे हैं, ए बी सी और डी, ठीक है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉर्मल समझा रहा हूं। ए जो है वो फादर के कैरेक्टर में, बी मदर, ये सन और ये डॉटर, मतलब 4 लोग हो गए ना। ये चारों जहां रहते हैं उस रिलेशन को क्या नाम देंगे? या फैमिली। कंबाइंड उसे क्या बोलेंगे? फैमिली। इंडिविजुअली सब अलग अलग कैरेक्टर प्ले कर रहा है, कोई पिताजी है, कोई माताजी है, कोई पुत्र और कोई पुत्री, लेकिन ग्रुपिंग को क्या नाम देंगे? फैमिली। तो उसी तरह अगर कुंदन और सत्यजीत अलग अलग हैं तो उसे क्या बोलेंगे? पार्टनर। लेकिन कलेक्टिवली उन्हें क्या नाम दिया जाएगा? फर्म। इनकी एक परिवार है, लेकिन वो फैमिली नहीं बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे? फर्म बोलेंगे। तो लिखा तो है the person who have entered into a partnership with one another individually are called partners and collectively ये क्या कहलाएगा? फर्म। तो बस जोड़ लो उसमें डैश डाल के, पूरा लाइन क्या लिखोगे? अगर लिखना तो पूरा लिखना पड़ेगा, बट इसी शॉर्ट में लिख लो कलेक्टिवली या फर्म, क्योंकि वो लाइन, हाँ पार्टनर्स कलेक्टिवली या फर्म है, पूरा लिखना है तो पूरा भी लिख सकते हो। The person who have entered into partnership with one another individually are called partners and collectively a firm। पूरा लिखना तो पूरा लिख लो, क्योंकि एग्जाम में आ जाएगा तो शॉर्ट में नहीं लिखोगे। हो गया। अच्छा एक बात बताओ, उस फैमिली का कुछ नाम हो सकता है जिनमें वो 4 लोग, माता पिता बेटा बेटी, उनका कोई नाम हो सकता है? भाई फैमिली के नाम है, और नाम जनरली आज के समाज में टाइटल वाइज चलता है ना। सिंह परिवार, जैसे आजकल मैं देखता हूँ लिखा रहता है ना, तिलक फलाना टाइटल ऐसा लिखा रहता है, कोई नया ट्रेंड में देखा हूँ, गाड़ी के पीछे चिपकाया रहता है, पाल परिवार, तो पंडित परिवार, तो तिवारी परिवार, तो सिंह परिवार, और वैसे तिलक का बैनर लगा देते हैं। उससे क्या पता चलता है? कौन से परिवार का शादी फंक्शन हो रहा है। तो उसी तरह अगर सत्यजीत और कुंदन किसी बिजनेस में आ रहे हैं तो ये अपने फर्म का कोई नाम रखेंगे, तभी ना दुनिया पहचानेगा। जैसे आप गढ़वा में, जैसे गढ़वा में तो जनरली चाय का कोई दुकान का नाम नहीं मैं देखा हूं, बट फिर भी कुछ तो नाम से फेमस होते ही होंगे, जैसे तिवारी टी स्टॉल, ऐसा मैं देखा हूँ। हुर के वो तिवारी जी हैं, चलाते हैं वो अपना, तो उनका नाम है तिवारी टी स्टॉल। जैसे मान लो सिद्धि है तो इनका श्री राम स्वीट्स वेज गार्डन, कोई तो नाम है ना। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि किसी का आपको नाम ना पता हो, या मोदी जी कह दे कल इंडिया में कोई नाम नहीं रखेगा, और मान लो अनुष्का का कोई नाम नहीं है, और सीमू देख लियो उसको, तो बोले ये इधर 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 सुनो, इधर इधर, मतलब वो सबको ही देखने लगेगा। कई बार ऐसा होता है कि सामने से कोई दोस्त जा रहा है, बहुत दिन बाद दिखा, नाम तुम्हें नहीं याद है, अब तुम्हारे इधर अंदर नाम है, इधर आ ही नहीं रहे, तो आप हल्ला करते हो। अभी आवाज तुम किसी और को दे रहे हो और देख कोई और रहा है, तुम बोलोगे भैया आपको नहीं बोल रहे, जो आपके बगल में ना उसको बोलो इधर देखने के लिए। यानी नाम बहुत जरूरी है।
ताकि आप उसे याद कर सको, प्रोनाउंस कर सको। तो तीसरा हेड लगाना फर्म नेम, स्टार लगा के लिखो फर्म नेम, तीसरा स्टार लगा के लिखेंगे फर्म नेम। हो गया। और फर्म नेम के लिए यहां से लिखेंगे द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरिड इज कॉल्ड फर्म नेम। वहां देखो बेटा लिखा है द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरिड इज कॉल्ड फर्म नेम। The name under which the business is carried is called firm name. हो गया। तो चल यहां तक हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ा। अब नॉर्मल भाषा में तुमसे कोई पूछे तो क्या बोलोगे रोहित के पार्टनरशिप क्या है? एक बिजनेस रिलेशन है जिसमें कम से कम कितने लोग रहेंगे? 2 लोग रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा 50 लोग। एक लीगल बिजनेस करेंगे, बिजनेस से क्या अर्न करेंगे? प्रॉफिट। प्रॉफिट को क्या करेंगे? शेयर। शेयर करने के बाद अगर मैं कहीं डोनेट कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पार्टनरशिप ही रहेगा। बट शेयर करने से पहले ही अगर डोनेट हो जा रहा है तो वो पार्टनरशिप नहीं रहेगा। अच्छा, फिर आते हैं इंडिविजुअली जो वहां पर मतलब पर्सन जुड़े हुए। अनूप कौन सा पर्सन? नेचुरल पर्सन। उसे क्या बोलते हैं? पार्टनर्स बोलते हैं। उनका जो एक रिलेशन क्रिएट हुआ है, एक नाम, उसे ज्वाइंटली क्या बोलेंगे? फर्म। और उस फर्म का वो कुछ नाम रखेंगे ताकि कल बिजनेस करने में कोई परेशानी ना होती। तुम्हारा पहला टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। अब नीचे बढ़ते हैं, नेचर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? तो हेडिंग लगा के लिखेंगे नेचर ऑफ पार्टनरशिप। लिखेंगे नेचर ऑफ पार्टनरशिप। नेचर ऑफ पार्टनरशिप हो गया। अब थोड़ा ध्यान देने दे, कुछ पूछ रहा हूं। चलो बताओ, ये नाम से परिचित हो? मुकेश अंबानी। ये किनके ओनर हैं? रिलायंस लिमिटेड के। रिलायंस लिमिटेड को इन्होंने स्टार्ट किया था या इनके पिताजी ने? इनके बाबूजी ने। नाम क्या था? धीरू भाई अंबानी। आज वह है या उनकी डेथ हो गई है? तो क्या रिलायंस भी मर गया या चल रहा है? मतलब यहां पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट अप्लाई है और सेपरेट मैनेजमेंट है। मतलब ओनर है या नहीं है फर्क नहीं पड़ता, कंपनी टू बी कंटिन्यू चलेगा और चलता जाएगा। इसके लिए कॉन्सेप्ट पढ़ा था 11th में, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है? बिजनेस इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा, बिजनेस को ओनर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब ध्यान से सुन, पार्टनरशिप के अंदर ये वाली कहानी नहीं है। पार्टनरशिप के अंदर कहा गया कि पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म में कोई सेपरेट नहीं है, दोनों ज्वाइंट है। अगर पार्टनर कल जिंदा है तो फर्म भी जिंदा है, और पार्टनर अगर चला गया तो फर्म भी क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो थोड़ा यहां से पहले रीडिंग लगाते हैं, पढ़ते हैं, फिर आपको बोलूंगा लिखने को। ध्यान देना सब इधर। पार्टनरशिप फ्रॉम द लीगल व्यू पॉइंट इज नॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर। इसका मतलब पार्टनर के साथ कनेक्ट है, वो रहेगा तो फर्म है और नहीं रहेगा तो फर्म नहीं है। आगे लिखा है इट मीन्स फर्म डेट्स कैन बी पेड फ्रॉम प्राइवेट एसेट्स ऑफ द पार्टनर इफ द फर्म इज नॉट एबल टू पे इट्स लायबिलिटी। और इसके बारे में पिछली क्लास में आपको इसे समझा रहा था कि अगर फर्म डूब गया और पार्टनर फर्म के एसेट्स बेच के हम कर्ज का पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो पार्टनर की जो प्राइवेट एसेट्स हैं, उनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसको बेच के पैसा लाएंगे और फर्म का क्या पे करेंगे? कर्ज को पे करेंगे। क्योंकि 11th में आपको पढ़ाया गया है कि पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब अपने घर का छानी छप्पर बेचिए और पैसा लाइए और फर्म का कर्जा का भुगतान कीजिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो बात का चीज है, लेकिन आपकी पूरी प्रॉपर्टी बेच दी जाएगी।
तो यहां पर नेचर ऑफ पार्टनरशिप को अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे तो पार्टनर और पार्टनरशिप में कोई डिफरेंस नहीं है। तुम डिटेल में समझो, कुंदन और सत्यजीत का चाय का बिजनेस डूब गया और इनके ऊपर 5 लाख के कर्जा आ गए, है ना। अब चाय की सारी प्रॉपर्टी जो चाय बिजनेस में लगी थी उसको बेच के 5 लाख सरवाइव नहीं कर पा रहे। इनका सर्वाइवल कितने लाख का है? 3 लाख। तो कितना घट रहा है? अब 1 लाख अपने घर से लाएगा, 1 लाख वो अपने घर से लाएगा। अब इसके लिए इनकी जमीन बिक जाए या इनकी बीबी की जेवर बिक जाए, सब बेचने पड़ेंगे। लेकिन मैं कल एक बात बता रहा था कि इनके मैडम की जेवर नहीं बिकेगा। एक ही कंडीशन में उनको प्रूफ करना पड़ेगा कि वो जो जेवर है वो कहां से लेके आए हैं, अपनी मायके से। अगर वो प्रूफ कर देंगी तो बच जाएगा, वरना बाकी बेच दिए जाएंगे। और बेच के इन्हें कितना लाख पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप बनाते, एक और टॉपिक पढ़ूंगा एलएलपी 2008 में इंडिया में, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप अगर होता तो ये 2 लाख रुपए के लिए इनको अपना घर बेचने की जरूरत नहीं था। लेकिन फिलहाल तो ये बेचेंगे, कितना लाख के लिए? 2 लाख के लिए। कहानी समझ में आ रहा है? तो अब लिखना स्टार्ट करेंगे, ये पूरी लाइन लिखना है आपको। यहां तक लिख लेंगे जहां तक लाइबिलिटी लिखा हुआ है। Partnership, comma, from the legal viewpoint is not a separate legal entity. हो या लिख लिए? थोड़ा सा इधर आना है, कहानी समझा रहा हूँ। ये सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है, इस पर जब हम कंपनी पढ़ाएंगे ना आपको यूनिट 3 तो थोड़ा डिटेल, अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल थोड़ा समझते हैं। सेपरेट मतलब तो आप समझते हो, अलग होना, पृथक होना। लीगल मतलब कानूनी, एंटिटी माने पहचान। एक बात बताओ, तुम्हारे घर में अगर 4 मेंबर हैं तो चारों का आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर सेम होगा या अलग अलग होगा? तो सब सेपरेट है कि नहीं? ये कहानी समझो। सेपरेट लीगल एंटिटी होता क्या है? अगर मान लो कि जैसे कंपनी की बात करूं तो कंपनी में एक कैरेक्टर्स पढ़ाया जाता है, सेपरेट लीगल एंटिटी, वहीं से उठाया गया है।
कहा जाता है कि कंपनी के जो ओनर होते हैं और कंपनी जो एग्जिस्ट करता है उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होता, दोनों अलग अलग होते हैं। मतलब कल कंपनी जो भी काम करेगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कंपनी होगा या कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजमेंट होगा, ओनर का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये कंपनी के अंदर जब हम पहुंचेंगे तो तुम्हें कुछ केस बताऊंगा कि बहुत बार लोग ने इसका मिसयूज किया। मिसयूज कैसे किया? एक नाम है, तुमको कंपनी पढ़ाते समय मैं बताया था, एक बार चेक भी करवाया था शायद आप लोग क्लास में, सर दिनसो मानिक जी पेटिट। मैं बोला था इनका फोटो चेक करो गूगल के अंदर। ये बंदा इंडिया में बहुत बड़ा फ्रॉड किए थे। ये अपने ही पैसे को 4 अलग अलग फ्रॉड कंपनी में लगा के अपने ही नाम से बना के और सारा पैसा हड़प गए थे। तो ये सब कंपनी के अंदर बताऊंगा कि सेपरेट लीगल एंटिटी रियली में होता क्या है। बट फिलहाल तुम्हें इतना याद रख लेना है कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नाम का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। अगर यहाँ पार्टनर ABCD है और इनका फर्म का नाम है खुशी ABC एंड कंपनी, तो ये सब एक साथ ज्वाइंटली जुड़े हुए हैं। अगर कल फर्म से पार्टनर निकल जाए तो ये बिजनेस अपने आप क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। लेकिन कंपनी अगर ये बना दिए होते, और एक बात और बता दे रहा हूं, कभी कभी बहुत लोग हमसे पूछता है कि सर ABC डॉट कंपनी, क्या ये कंपनी है? नहीं। कंपनी में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या होता है? लिमिटेड। जब भी किसी नाम के आगे लिमिटेड नहीं लगा हो तब तक उसे कंपनी नहीं बोलते हैं। तो जब एक बार कंपनी बन जाता है ना, उसके ओनर रहे या ना रहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी टू बी कंटिन्यू चलेगा और चलता रहेगा। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में ऐसा नहीं है, ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, ये जुड़े हुए हैं पार्टनर के साथ। पार्टनर है तो फर्म है और पार्टनर नहीं है तो फर्म नहीं है। ये लीगल पॉइंट ऑफ व्यू था। अब हम इसका अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ेंगे। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखो। यहां से लिखना, ये लाइन लिखो पैराग्राफ चेंज करके। पार्टनरशिप इज ए सेपरेट बिजनेस, partnership is a separate business entity from the accounting viewpoint. Partnership is a separate business entity from the accounting viewpoint. देखो इधर स्टेटस के अंदर, नेचर के अंदर दो बातें हो रही हैं। एक को बोलते हैं लीगल पॉइंट, एक को बोलते हैं अकाउंटिंग पॉइंट। आपको 11th में इतना तो पता है कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ही हमें सिखाता है कि ओनर अलग है और बिजनेस क्या है? अलग है। अगर हम बिजनेस को अलग नहीं रखेंगे तो ओनर के बहुत सारे घर के जो ट्रांजेक्शन है ना, उसे हम कहां रिकॉर्ड कर देंगे? बिजनेस के अंदर। जैसे फेमस नाम ड्रॉइंग्स, क्या होता है ड्रॉइंग्स? बताओ। पर्सनल खर्चे होते हैं। और इस ड्राइंग्स को हम कैपिटल से क्या करते हैं? याद करो, माइनस करते हैं। अगर ऐसा ना हो, बिजनेस और ओनर को सेपरेट ना किया जाए अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ड्राइंग्स को भी हम बिजनेस का खर्चा मान लेंगे। किसका खर्चा मान लेंगे? और प्रॉफिट कम हो जाएगा, गवर्नमेंट को टैक्स कम मिलेगा। तो गवर्नमेंट बोलेगा तुम अपने घर में सब्जी खरीदा, फल खरीदा, दूध खरीदा, उसका खर्चा बिजनेस में क्या दिखा रहे हो? वो खर्चा हटाओ यहां से, वो ड्रॉइंग से, वो तुम्हारी प्रॉफिट से जाएगी, तुम्हारी कैपिटल से जाएगा। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म दोनों ही क्या है? अलग होते हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो पार्टनर है तो फर्म है, और पार्टनर नहीं है तो फर्म नहीं है। अब अगला हेडिंग लगाएंगे। ये VBI है, सबसे तगड़ा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव बोल रहा हूँ, सब्जेक्टिव पूछते हैं ये क्वेश्चन। तो लिखेंगे हेडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। Characteristics of partnership. या इसको बोलते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। अब सवाल आता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स होता क्या है? सीधा भाषा में समझना, दुनिया के हर पर्टिकुलर थिंग्स के अंदर, किसी भी चीज के अंदर एक क्वालिटी होता है जो उसको वेरीफाई करता है या उसको सेटिस्फाई करता है।
जैसे मान लो कोविड के, याद है कोविड का हालचाल, कोविड के दरमियान अगर कोई खांस दिया, भागो रहे यहां से, मतलब जिनको कोविड के दरमियान खांसी आ गया उनके लिए एक गाना बजता था, हम आपके हैं कौन, कौन है नहीं जानते, लेकिन जिनको कोरोना नहीं हुआ था उनके लिए हम गाना गाते थे, हम साथ साथ हैं, और जिनको कोविड हो गया उनके लिए हम आपके हैं कौन। भाई साहब उस समय किसी को खांसी आ जाए, किसी के नाक से सूंघने की क्षमता खत्म हो जाए, सांस लेने में थोड़ी परेशानी आ जाए, भगाओ इसको यहां से, समझ में आ रहा है। ये लक्षण जिसमें दिखा उस दरमियान लोगों ने कहा इनको कोविड का लक्षण है। आज भी ऐसे लक्षण होते हैं बट कोई ध्यान नहीं देता है। तो उसी तरह हर पार्टनरशिप के अंदर एक, मतलब हर दुनिया के हर एक एलिमेंट के अंदर कैरेक्टर होता है ना। जैसे मैं आपको बोलूं कि टमाटर किसको बोलोगे, क्या दुनिया में हर लाल चीज टमाटर है, या वो एप्पल भी हो सकता है, तो खाने के बाद पता चलेगा, या शेप देखने के बाद पता चलेगा आपको। तो देखो दुनिया के क्या हर बिजनेस को हम बोल सकते हैं पार्टनरशिप है, दो लोग मिलके काम कर रहे हैं, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। एग्जांपल से समझा रहा हूं, मान लो फ्लैट बिक रहा था और उस फ्लैट को लेने के लिए अनुष्का ने वहां पर जाके इंक्वायरी की, वो फ्लैट 2 करोड़ का था, इनके पास 1 करोड़ थे, अब 1 करोड़ कम पड़ रहा था, इन्होंने सीमो को फोन किया, इनके फास्ट फ्रेंड है कि 1 करोड़ लेके आओ, एक फ्लैट खरीदते हैं। इन्होंने फ्लैट ले भी लिया मिलके, तो क्या लगता है वो फ्लैट पार्टनरी में ले लिए, नहीं, वो एक तरह का ज्वाइंट वेंचर है। दोनों ने डील किया होगा कि फ्यूचर में जिनके पास पैसा होगा एक को पे करेगा और किसी एक का हो जाएगा हमारा फ्लैट। हाँ, जब तक वो दोनों का फ्लैट था, रेंट पे डाला हुआ था, रेंट से पैसा आ रहा था, दोनों शेयर भी कर रहे थे, वहां पार्टनरशिप नहीं है। पार्टनरशिप के लिए एग्रीमेंट जरूरी है, शेयर प्रॉफिट रेशियो जरूरी है, बहुत सारे चीजें। तो पहला पॉइंट में क्या कैरेक्टर है बताओ, 2 और मोर पर्सन, कम से कम कितना लोग, और ज्यादा से ज्यादा कितने लोग, 50 लोग, हाँ है ना। तो लिखना स्टार्ट करो पहला हेडिंग में, 2 और मोर पर्सन्स, 2 और मोर पर्सन्स। फिर मैं एक सवाल करूंगा, पर्सन्स मतलब कौन, कोई भी या नेचुरल इंडिविजुअल, नेचुरल इंडिविजुअल है ना, वरना केकरो पार्टनरी में हम ला सकते हैं, इतना आसान नहीं है, हमें क्या चाहिए, इंडिविजुअल। मैं एक बात आपको उस दिन समझा रहा था कि एग्रीमेंट करने के लिए, सिग्नेचर करने के लिए आर्टिफिशियल ऑर्गेनाइजेशन भी तैयार रहती है। एयरटेल ने अगर कोई डील रिलायंस से किया तो रिलायंस कोई हाथ पैर वाली कंपनी नहीं है, उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उनका मैनेजमेंट जो है वो सिग्नेचर करके काम चला लेगा, मुहर सील लग जाएगी रिलायंस की, एग्रीमेंट पेपर तैयार, ट्रांजैक्शन भी फाइनलाइज हो गया। लेकिन यहां पर पार्टनरशिप के अंदर इंसान का होना जरूरी है, क्योंकि आगे पढ़ोगे तो तुम खुद समझ में आ जाओगे। माइनर कंपनी का ही माइनर होता है, माइनर कौन होता है, इंसानी होता है ना, जैसे आप सभी माइनर हो, आपके ऊपर कोई लॉ अप्लाई नहीं होगा, किसी ने कोई गलती किया तो आप जेल नहीं जाओगे, आप कहां जाओगे पता है, जाओगे जरूर, वो चाइल्ड केयर में, बाल सुधार केंद्र में भेजा जाएगा, वहां एकदम मस्त खाइए पीजिए लोटिए, पढ़ाई लिखाई सब होगा। लेकिन ये 18 साल से ऊपर का कोई कांड करते हो तो ससुराल जाओगे, वहीं बगल में समरनालय के बगल में सरकारी चीज खाने को मिलेगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं। तो पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर लिखते हैं, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन, एटलीस्ट का मतलब कम से कम कितने लोग चाहिए। आगे लिखा है कि टू फॉर्म ए पार्टनरशिप एंड ऑल सच पर्सन मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। वो दो लोग भी जो रहेंगे ना, वो कॉन्ट्रैक्ट करने के हालात में होने चाहिए, हालात मतलब लायक होना चाहिए, नालायक लोगों से एग्रीमेंट नहीं करना है। तो पहले यहां तक लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट तक, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन टू फॉर्म ए पार्टनरशिप एंड ऑल सच पर्सन मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यहां तक लिखें आप लोग पहले।
हो गया। तो यहां तक में अगर मैं कुछ बातें समझाने लायक हैं तो वो है यहाँ पर मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। आप इस हालात में हो कि किसी के साथ एग्रीमेंट कर सके, तो सवाल है कि हम कैसे पता चलेगा कि हम उस हालात में हैं। तो उसके लिए 3 पॉइंट पर गौर कीजिए। आपको क्या नहीं होना पड़ेगा, मतलब लेस देन कौन सा एज, और पर्सन ऑफ कौन सा माइंड, अनसाउंड माइंड, मतलब बुद्धि से आप ठीक हो। ल्यूनेटिक समझते हो, अबे पागल हो गए, जिनको सोचने समझने की क्षमता आता पता नहीं है। और लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, सरकार की नजरों में आप डिस्क्वालिफाइड ना हो। ये 3 लोग कभी भी कॉन्ट्रैक्ट करने के हालात में नहीं होते हैं। एक एक्सेप्शनल है माइनर, उनको हम बना सकते हैं पार्टनर प्रॉफिट के लिए। किसके लिए, अभी आगे सब डिटेल करेंगे। तो ये 3 लोग जो है यहाँ पर, ये 3 लोग की कैटेगरी से बाहर रखेंगे, बाकी इसके अंदर आ जाएंगे, हाँ या ना। तो लिखेंगे अब आगे, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, according to Indian Contract Act 1872, every person except, according to Indian Contract Act 1872, comma, every person except the following are competent to contract. तो बताइए कौन 3 लोग के साथ आप एग्रीमेंट नहीं करना चाहेंगे। तो लिख लीजिए नीचे, माइनर, और किन के साथ नहीं करेंगे, पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, एग्जाम्पल के तौर पर ल्यूनेटिक्स, पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, और तीसरा क्या है, पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। persons disqualified by any law। अच्छा, उस दिन मैं एक बात और आपसे पूछ रहा था और आपको बता रहा था कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर के बारे में नहीं लिखा गया है, तो उसको लिखा गया अंडर सेक्शन 464 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 में। पार्टनरशिप में नियम नहीं बनाया गया कि मैक्सिमम कितना रहना है। एक एग्जांपल से समझो, क्रिकेट जो लोग खेलते हैं, ये दोनों क्रिकेट खेलते हैं गढ़वा के लिए, तो आपको पता है कि बैट की एक स्टैंडर्ड लेंथ होती है ना, लंबाई और चौड़ाई। ये लेंथ जब मेजर किया गया होगा उसके पीछे जरूर कुछ कहानी रहा होगा। वो कहानी सुनिए। ऑस्ट्रेलिया का एक प्लेयर आज के 200-300 साल पहले, मतलब 1800 कुछ एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, उन्होंने भाई साहब एक लंबा चौड़ा मेटल का बैट लेके चले गए, इतना चौड़ा कि वो विकेट के आगे रख दूं तो विकेट ना दिखे। तो अगर आपकी कोई पैरामीटर ना हो कि स्टंप की हाइट कितनी होनी चाहिए या बैट की चौड़ाई लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो लोग पता चला इतना बड़ा पटरा ले चल जाएंगे बैटिंग करने, बोलेंगे आप फेंक के दिखा और हमको आउट करके दिखा, बॉलर परेशान। तो कहने का मतलब है कि एक स्टैंडर्ड पैरामीटर हुआ कि आपकी बैट की लंबाई चौड़ाई इतनी होगी, स्टंप इतना होगा, पिच की लेंथ इतने होंगे, बॉल का वेट इतना होगा, है ना। अभी पैर से मारना है तो इतना बड़ा बॉल बनाते हैं, हाथ में फेंकना है तो हाथ में आने वाली बॉल बनानी चाहिए। अब आप क्रिकेट का बॉल इतना बड़ा बना दीजिए तो कैसे फेंकेगा वो, समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। तो उसी तरह यह पैरामीटर जो था वो पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा गया। पार्टनरशिप एक्ट में कहा गया कि कम से कम कितना रखना है, ज्यादा से ज्यादा बोला ही नहीं गया। तो ज्यादा से ज्यादा कहां बोला गया, पढ़ो जरा। द कंपनी एक्ट 2013 अंडर सेक्शन 464 एम्पावर द कौन सा गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, टू प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ पार्टनर इन फर्म सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कितना 100। लेकिन बाद में उसको रेक्टिफाई किया गया और रेक्टिफाई करके कितना बना दिया गया 50।
कि आप किसी भी पार्टनरशिप फर्म में ज्यादा से ज्यादा कितने लोग को हायर कर सकते हो, 50 लोग को, हाँ या ना? तो लिखना स्टार्ट करो नीचे, इसको स्टार लगा के नोट में लिखना, और इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, इसको हम शॉर्ट में लिखा दे रहे। लिखो एज पर कंपनी एक्ट, एज पर कंपनी एक्ट 2013 ऑफ अंडर सेक्शन 464, द कंपनी एक्ट 2013 ऑफ अंडर सेक्शन 464 464 लिख लिया मैंने। कंपनी एक्ट 2013 का कौन सा अंडर सेक्शन? 464। वो बताता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म कितना होगा, 50। 100 मत बोलना भाई, 100 को रेक्टिफाई कर दिया गया, लिखा है तो नीचे इन द फर्म 50 वॉइड रूल 10 ऑफ द कंपनी मिसलेनियस रूल 2014। अब मैं ये रूल क्या है, वो एक्ट क्या है, सब बताऊंगा, लेकिन यूनिट थर्ड में, यूनिट थर्ड का पार्ट है, इसलिए मैं खोलना नहीं चाहता। तो मैक्सिमम कितना रखोगे बताओ, 50। तो नीचे लिख लो मैक्सिमम पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म, मैक्सिमम पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म बराबर 50। तो अब बताइए ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से कम कितना, 2, और ज्यादा से ज्यादा 2 के बारे में कहां लिखा गया, पार्टनरशिप एक्ट में, और 50 के बारे में कहां लिखा गया, कंपनी एक्ट में। क्लियर है? तो पहला कैरेक्टर खत्म होता है। तो पहला कैरेक्टर से क्या सीखा आपने, किसी भी बिजनेस में कम से कम कितने लोग होने चाहिए। ऐसे समझो तुम्हें टेस्ट करने के लिए भेज दिया गया कि जाओ वहां पता करके आओ कि वो जो बिजनेस चल रहा है कुंदन, वो पार्टनरशिप है या नहीं है। तो आप सबसे पहले क्या चेक करोगे कि कम से कम 2 लोग हैं कि नहीं, और ज्यादा से ज्यादा 50 लोग हैं कि नहीं। फिर ये चेक करोगे कि जो भी लोग हैं वहां पे जुड़े हुए वो माइनर तो नहीं है, डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ तो नहीं है, या लास्ट में बीच में क्या था, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड नहीं है। अगर वो 3 चीज नहीं है तो फ्रेश है, तो ये पहला स्टेप क्लियर हो गया कि कम से कम कितने लोग, 2, ज्यादा से ज्यादा 50, और वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक हैं। अब दूसरा कैरेक्टर पढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट लगाओ, एग्रीमेंट। सेकंड पॉइंट लगाएंगे एग्रीमेंट। एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में, समझौता। समझौता कुछ नहीं होता है, 2 लोग आपस में बातचीत करते हैं और वो लेन देन को कंप्लीट करना चाहते हैं, वो बातचीत को ही समझौता बोलते हैं। मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं। आप किसी कपड़े दुकान में गए और जाके बोले भैया मुझे 32 नंबर साइज का जींस दिखलाओ, तो आप एक तरह से क्या करने के मूड में, एग्रीमेंट, क्योंकि आप उसे जींस पसंद आएगा, आप उसे पे करोगे, बिल बनवाओगे, कपड़ा लेके घर जाओगे, हाँ या ना। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या कपड़े दुकान वाले ने आपको शौक से बुलाया था, हाथ पकड़ के भैया आप मेरे यहाँ कपड़ा ले लो, नहीं, आप जहां मन वहां जाते हो और सीधे जाके उनसे अपना डिमांड रखते हो और अब प्रोडक्ट को देखते हो, पे करते हो और निकल लेते हो पैसा लेकर। वो पूरी प्रोसीजर में एग्रीमेंट ही तो शामिल है ना, जबरदस्ती कपड़ा दिया था या आपने शौक से मांगे थे, आया ना। अभी तुमको एक और चैप्टर पढ़ाऊंगा बीएसटी में, और सबसे पहले वही पढ़ाऊंगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। उसमें ऐसा पढ़ाया जाता है कि भैया जब सामान लेने जाइए तो आप अपना बुद्धि का प्रयोग कीजिए। कई बार आप दुकानदार से पूछते हो भैया सबसे बढ़िया वाला जींस दिखलाना, तो आज तक मुझे समझ में नहीं है कि जींस में बढ़िया खराब का होता है। हाँ, मैं जींस खरीदने जाता हूँ तो मेरा अपना पैरामीटर है, कपड़े को उठाओ हाथ से, अगर हल्का है तो कंफर्टेबल है, ज्यादा वेट है, भारी लग रहा है, फेंक दे उठा के, वो दरी है। समझ रहे हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि जींस बनाया गया था लेबर लोग के लिए, क्योंकि काम करने में वो बहुत ज्यादा कपड़े फाड़ते थे कोयले खदान में, तो जींस उनके लिए बनाया गया था। और आपको पता होगा जींस में एक छोटा सा पैकेट होता है ना, उस जमाने में घड़ी उड़ी नहीं रहता था, तो वो टाइम घड़ी छोटा वाला रहता था, आज भी मिल जाता है टाइमर वाला, जो टाइमर उमर सेट किया जाता है, उसके लिए पैकेट बनाया गया था। लेकिन आज वो जींस हमारे फैशन के ट्रेंड में है ना। लेकिन ठीक है, आप कोई पैरामीटर तो रखोगे ना कि कपड़े कैसे खरीदना है। तो हम वहां पर एग्रीमेंट करते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा है, फिर सब लिखेंगे। पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। किसी को हिंदू सक्सेशन लॉ याद है, हमने पढ़ाया था 11th में। उसमें क्या पढ़े थे
कि कोई मेंबर जैसे ही पैदा हुआ फैमिली में, वो उस फैमिली का क्या बन जाता है, कंप्लीटली मेंबर बन जाएगा, और उसके उसके प्रॉपर्टी में क्या मिल जाएगा, राइट मिल जाएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो पीछे करण ठाकुर बैठा हुआ है, भाई साहब कहे गो भाई हो, तुम बड़ा है या छोटा, बड़ा, और सिस्टर भी है एक सबसे छोटी, चलो ठीक है, और माता पिता, हमने 5 लोग की फैमिली है। अब इन 5 में एक दिन इसका शादी होएगा, है ना, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है ना। शादी का लड्डू जो खाया वो पछताया। हाँ, तो हम खा के पछता रहे हैं, तुम लोग अभी खाए नहीं हो, खा लेना तो समझ में आ जाएगा। तो सुनो इधर, अब उसकी शादी होगी और उसकी वाइफ आ जाएगी, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, कल उसके बाल बच्चे पैदा होंगे तो क्या लग रहा है, उसकी फैमिली मेंबर की जो प्रॉपर्टी होगी, उसके पिता या उसके दादा के द्वारा एक्वायर किया गया जो प्रॉपर्टी होगा, उसमें उसके बेटा का राइट होगा कि नहीं होगा। सिर्फ पैदा हो गया और क्या हो गया, राइट। लेकिन यहाँ पर एग्रीमेंट करना पड़ रहा है, क्या करना पड़ रहा है, यानी हिंदू लॉ में आपको याद है मिताक्षरा पढ़े थे, दया भाग पढ़े थे। मिताक्षरा क्या कहता है, पिताजी जिंदा है, मर गए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हिस्सा बढ़ जाएगा। दया भाग क्या कहता है कि जब तक पिता का डेथ नहीं होगा तब तक उसके बेटा में कोई प्रॉपर्टी शेयर नहीं होगा। दया भाग कहाँ लगता था, उड़ीसा में, बंगाल में और आसाम में, और बाकी इंडिया के बाकी स्टेट में क्या लगता है, मिताक्षरा। सब पढ़े हुए हैं तो यहाँ पढ़ते हैं। पार्टनरशिप जो है वो लॉ के दौरान बनती है और वहाँ एग्रीमेंट लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, यानी दो अलग अलग लोग हैं, दो अलग अलग कम्युनिटी के हैं, अलग अलग धर्मों के हैं, फर्क नहीं पड़ता, दो अलग अलग लोग हैं और दोनों एक जगह मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपस में उन्हें क्या करना पड़ेगा, एग्रीमेंट। तो पढ़ो, पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट। आगे लिखा है कि आइदर या एग्रीमेंट रिटन हो सकता है या क्या हो सकता है, ओरल, या तो लिखित में बिजनेस होगी या मौखिक तौर पे बात होगा। तो पहले यहां तक लिखो, ओरल तक। पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट, कॉमा, आइदर रिटन और ओरल। हो गया, तो ध्यान दो इधर, आपने लिखा क्या, पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट ओरल हो सकता और रिटन। तो भाई एग्रीमेंट में क्या होगा, किस चीज की एग्रीमेंट होगा, तो भाई हमें बिजनेस करना है, किस टाइप का बिजनेस करना है, बिजनेस कहाँ करेंगे, कैपिटल कितना इन्वेस्ट होगा, प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे, कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है कि नहीं देना है, कोई टाइम ज्यादा डिवोट किया तो सैलरी देंगे या नहीं देंगे, ये सारी बातें या तो आपको रिटर्न रखना पड़ेगा या क्या रखना पड़ेगा, ओरल। क्लियर है यहाँ तक। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। It is the basis of relationship among partners which may be for a particular venture, for a period or at will। मैं उस दिन बता रहा था आपको जिस क्लास में इसका ऐसे ही रीडिंग लगा रहा था कि पार्टनरशिप बिजनेस अब 3 तरह से करोगे। कितने तरह से, पहला आता है पर्टिकुलर वेंचर, आप किसी टारगेट को पूरा करने जा रहे हो। एग्जाम्पल से समझो, अभी ठंडा का सीजन धीरे धीरे ऑफ हो रहा है ना, अब इसके बाद गर्मी आएंगी और फिर बरसात, फिर ठंडे आएंगे। नेक्स्ट ठंडे में मान लो 2 लोग XY नाम के आदमी थे, उन्होंने कहा कि यार इस बार जो ठंडा आएगा ना उसमें हम चलेंगे लुधियाना और वहां से लाएंगे कंबल और बेचेंगे गढ़वा में। तो अब बताओ कंबल सारों में बिकेगा कि सिर्फ ठंडे के मौसम में बिकेगा। अभी ठंडी का मौसम खत्म हो गया तो फिर कंबल कौन खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा। तो उनकी जो बिजनेस थी, पार्टनरशिप फर्म जो थी, वो अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उनका वेंचर कंप्लीट हो गया, उनके जो ऑब्जेक्ट से वो कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि नहीं हम 5 साल के लिए फर्म चलाएंगे, कितने साल के लिए, उन्होंने डीड में लिखा 5 ईयर की प्लान है, तो 5 साल तक वो बिजनेस चलेगा। 5 साल कंप्लीट होने के बाद बिजनेस अपने आप क्या हो जाएगा,
बंद हो जाएगा। और एक तीसरा भी पढ़ाया था एट विल, जिसको हम अपने मजाक में इच्छाधारी नागिन बोलते हैं। कभी वो लड़की बन जाती है, कभी वो नागिन बन जाती है। सीरियल में देखा हूं मैं आंख से नहीं देखा हूं भाई, मेरे बात पर भरोसा मत करना, मैं सीरियल में देखा हूं। ऐसा क्यों बोलता हूं पता है? एट विल का मतलब होता है इच्छा पर आधारित। किस पर आधारित? और मैं एग्जांपल दे रहा था स्नेहा का कि 10 दिन पुराना बिजनेस था, लाखों रुपए बिजनेस में लगे थे। एक दिन इसको रात में सपना आया कि सब हमारे साथ ना फ्रॉड करने वाला है, बस अगला दिन पब्लिक नोटिस जाके चिपका दी कि कल से हम बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है। और एकाएक बिजनेस क्या हो गया? बंद हो गया। तो इंडिया में इसे बैन कर दिया गया है। कौन? पार्टनरशिप एट विल, इच्छा पर आधारित। ऐसे कहीं होगा कि 50 लाख लगा के बिजनेस स्टार्ट हुआ है और 10 दिन बाद एक पार्टनर जाके अपनी इच्छा से चिपका दे रहा है नोटिस कि कल से बिजनेस बंद, तो 50 लाख कहां से निकलेगा? डूब जाएगा ना। बिजनेस चलेगा तभी ना रिकवरी होगा। तुम्हें पता होना चाहिए एक बात, बिजनेस का सेटअप लगाना जितना आसान है, उसे सडनली बंद करके उसकी रिकवरी लेना उतना ही मुश्किल है, कि वो पैसा वापस मिलता नहीं है, आधे डूब जाएंगे। तो यहाँ पर ये लास्ट वाली थी पार्टनरशिप एट विल, ये लगभग बंद हो चुका है। और आगे फिर लिखा है कि द रिटन एग्रीमेंट अमॉन्ग द पार्टनर इज नोन एज, क्या कहलाता है? पार्टनरशिप डीड। तो फिर कंप्लीट करो इसे पूरा जल्दी से, वहां तक, डीड तक। यहां तक तो आप लिख ही लिए थे, ओरल और रिटन तक। फिर यहां से आगे लिखना स्टार्ट करें। इट इज द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप अमॉन्ग पार्टनर्स which may be for a particular venture, comma, for a period or at will, हो गया? तो बताओ, एग्रीमेंट समझ में आ रहा है? जब एक ऐसे बिजनेस जहां पर दो अलग अलग लोग और उन्हें आपस में बिजनेस करना हो तो आपस में बातचीत का, एग्रीमेंट मतलब बातचीत करना पड़ेगा। और वो बातचीत या तो लिखित में होगा या मौखिक तौर पे होगा। अच्छा, वो जो बातचीत होगी जहां पर उसे ड्राफ्ट किया जाएगा, माने लिखा जाएगा, उस कागज के टुकड़े को क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। भाई कहने का मतलब है कि आप जमीन खरीदे हो और जमीन आप लिखवा रहे हो तो कागज पत्र तैयार होगा ना, और उसी पर ना लिखा जाएगा कि भाई मैं किससे जमीन लिया, कब लिया, कितने में लिया, कितने तारीख को ट्रांसफर हुआ, तो वो पेपर तैयार करेंगे। तो उसी तरह पार्टनरशिप बनाने के लिए भी पेपर तैयार करेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप डीड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डीड। अरे डीड मतलब कुछ नहीं, एक कागज का टुकड़ा जिस पर यह लिखा गया हो कि हम दो लोग कैसे बिजनेस करेंगे, पूंजी कितना लगेगा, प्रॉफिट कैसे शेयर होगा, बिजनेस में पार्टनर की राइट, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा, कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना मिलेंगे, कोई ड्राइंग्स किया तो इंटरेस्ट देगा कि नहीं देगा, प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे, किसी नए पार्टनर को लाने के लिए क्या प्रोसीजर होगा, किसी पार्टनर का रिटायरमेंट के लिए क्या प्रोसीजर होंगे, गुडविल वैल्यूएशन का प्रोसीजर कैसा होगा, इसे हम डीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूरा नाम क्या होता है? पार्टनरशिप डीड। और ये सारी चीजें एग्रीमेंट के कारण तैयार होता है। किसी कारण तैयार होता है? एग्रीमेंट। हो गया? आगे चले। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस, तो बिजनेस कैसा होना चाहिए? लॉफुल। अच्छा एक बात और बताओ, बिजनेस क्या है? बिजनेस मतलब क्या है? पढ़े थे ना 11th में बिजनेस के बारे में। एक्टिविटी होती है, कौन सी एक्टिविटी? मॉनेटरी एक्टिविटी, जिसमें हम लेन देन करते हैं, सेल परचेज करते हैं, उसी को बिजनेस बोलते हैं। अब एक बात बताओ,
मान लो कुछ लोग ऐसा करेंगे कि चलो भाई हम लोग 10 लोग मिलकर पार्टनरी करेंगे और हम उन गरीबों को घर बना के देंगे, उनको राशन देंगे, उनको भोजन देंगे, उनको कपड़े देंगे, उनके बाल बच्चों को पढ़ाएंगे। ऐसा कहीं पार्टनरी होता है? नहीं, ये तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है ये? समाज सेवा करने के लिए बनाई गई है। और हमें यहाँ समाज सेवा नहीं करना है, यहाँ अपनी सेवा करना है। हमें प्रॉफिट भी कमानी है और हमें सर्विस भी प्रोवाइड कराना है। पढ़ रहे थे ना 11th में कि बिजनेस के अंदर क्या आता है, बिजनेस मोटिव क्या होता है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट भी और सर्विस भी। प्रॉफिट भी कमानी और सर्विस भी मेंटेन करना है भाई, तभी ना कस्टमर हमारे पास आएंगे। तो लिखा क्या? थोड़ा एक ही लाइन तो है, पढ़ सकते हो। ए पार्टनरशिप इज एस्टैब्लिश्ड फॉर ए लॉफुल बिजनेस। अभी लॉफुल क्या होता है? तुमने कभी सरफरोश मूवी देखा है आमिर खान का? उसमें एक कैरेक्टर है मिर्ची सेठ। वो पाकिस्तान को हिंदुस्तान से मिर्ची बेचा करता था और मिर्ची के बोरे में ना हथियार सप्लाई करता था। ऐसा उस मूवी के अंदर दिखाया गया, सरफरोश के अंदर। तो उनकी बिजनेस क्या थी? वो इलीगल। आपको कोई लाइसेंस दिया गया एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए, समझिए कि आप इंडिया से माल बाहर बेचोगे और बाहर का माल इंडिया लेके आओगे और आप 2 नंबर का माल लेके आ रहे हो। 2 नंबर का माल मतलब विदाउट बिल, कस्टम ड्यूटी चुरा रहे हो। कई बार सुनते हो ना कि आईफोन ना सस्ता मिल रहा है, काहे भैया? कस्टम वाला माल है। वो सारे विदाउट टैक्स इंडिया में घुसाए जाते, वो इलीगल है। टंगा के चल जाएगा खरीदने वाला भी और बेचने वाला भी। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बिजनेस कैसा होना चाहिए? इलीगल या लीगल? लीगल को क्या बोलते हैं? लॉफुल। क्या बोलते हैं? तो लिख लो, एक लाइन तो है, ए पार्टनरशिप इज एस्टैब्लिश्ड फॉर ए लॉफुल बिजनेस। ए पार्टनरशिप इज एस्टैब्लिश्ड फॉर ए लॉफुल बिजनेस। हो गया? चलो अगला पॉइंट बताएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, जिसके बिना पार्टनरशिप फर्म एकदम अधूरा रहता है। क्या हेडिंग लिखा हुआ है? प्रॉफिट शेयरिंग। तो लिखेंगे प्रॉफिट शेयरिंग। एक बात मुझे बताएं, अगर बिजनेस में कोई सिंगल ओनर है, बैंक, तो प्रॉफिट शेयर करेगा? अगर 2 लोग हैं तो करेगा शेयर। तो शेयर करने के लिए पहले ही बातचीत हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर लास्ट में तो इक्वली लग जाएगा या फिर बाद में डिस्प्यूट भी हो सकते हैं। तो हमें अपनी शेयरिंग रेशियो डिसाइड कर लेना है। तो थोड़ा पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर लिख लेंगे 2 लाइनें। द एग्रीमेंट बिटवीन या अमॉन्ग, बिटवीन जहां 2 पार्टनर होंगे, अमॉन्ग जहां 2 से ज्यादा होंगे। द एग्रीमेंट बिटवीन अमॉन्ग द पार्टनर मस्ट बी टू शेयर, मस्ट बी टू क्या लिखा है? शेयर प्रॉफिट एंड क्या लिखा हुआ है? लेकिन ये लाइन बड़ा खतरनाक है, उस दिन समझा रहा था, याद है? इट इज नॉट एसेंशियल दैट कि ऑल द पार्टनर्स मस्ट शेयर लॉसेस। इसका मतलब क्या हुआ? ये कोई जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर लॉस लेने को एग्री हो। और मैं एग्जांपल दिया था कि मलाई सब कोई खाएगा बट बर्तन सब कोई नहीं मांजेगा। ऐसा तो गलत है ना। अगर आप कहीं पार्टी मना रहे हो और सभी मिल के साथ में गए हो पार्टी एंजॉय करने, तो काम सभी को करना चाहिए, किसी एक को करना चाहिए? सभी को करना चाहिए। तो यहाँ कह रहा है कि जनरली केस में प्रॉफिट लॉस पार्टनर में शेयर होता है, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केस है जहां पर लॉस लेने से कुछ पार्टनर इनकार कर जाएंगे। और उसमें हमने एग्जांपल के तौर पर पढ़ा था माइनर। क्या पढ़ाया था? माइनर मना कर देगा, क्योंकि माइनर के साथ एग्रीमेंट करने के हालात होते ही नहीं है। क्योंकि वहां पर कोर्ट ऐसा कह सकता है कि आप जानबूझकर लॉस दिखा रहे हो और माइनर के कैपिटल को डुबाना चाह रहे हो, इसलिए अगर कभी लॉस किया फ्यूचर में, तो अगर माइनर पार्टनर है, कोई पार्टनर 18 साल से कम का है, तो वो क्या लेने से मना कर देगा? लॉस में हिस्सा नहीं लेगा। हाँ या ना? क्लियर समझ में आ रहा है? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। उस दिन भी एग्जाम्पल दिया था कि मान लो कि एबीसी पार्टनर है। कौन पार्टनर है? एबीसी। और इसमें से सी जो है वो 18 साल से कम का है। अब मान लो पहले साल 3 लाख का प्रॉफिट हुआ और तीनों में बराबर बढ़ गया, तो कितना कितना पड़ा? जल्दी बताओ। 1 लाख पड़ा। लेकिन अगले साल 3 लाख का लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? क्या तीनों में बटेगा? नहीं, सी लेने से मना कर देगा। सिर्फ कौन लेगा? ए और बी। ए को कितना? 1,50,000। और बी को भी कितना? 1,50,000। सी बोलेगा हमें लॉस से कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? कंप्लीट करो, इसे लिख लो पूरा।
द एग्रीमेंट बिटवीन ऑब्लिक अमोंग द पार्टनर मस्ट टू बी शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस। लास्ट लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, it is not essential that all the partners must share losses. मस्ट शेयर लॉसेस हो गया। तो ये लाइन आपको याद रहेगा कि माइनर लॉस में हिस्सा नहीं लेगा, है ना, सिर्फ किस में हिस्सा लेगा, प्रॉफिट में हिस्सा लेगा, है ना, क्लियर है। अब लास्ट टॉपिक है और उसकी हेडिंग थोड़ी लंबी है, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल। या तो सभी मिलके काम करेंगे या सभी के बदले कोई एक काम करेगा, तो हेडिंग लगाएंगे बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। हो गया हेडिंग, समझते हैं पहले। अच्छा एक बात और आपको मैं छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ। आपको लग रहा होगा सर ये सारा टॉपिक हम कहीं अलग से पढ़ रहे हैं, नहीं। दुनिया की जितनी कैरेक्टर होती है ना वो डेफिनेशन से निकल के आती है। आपके सामने एक बार फिर मैं डेफिनेशन रख रहा हूँ और इस डेफिनेशन को गौर से देखिए तो सारा का सारा कैरेक्टर इसी से निकल के आ रहा है। देखो यहाँ पर एग्रीमेंट कहीं था, शेयर प्रॉफिट यहीं पर है, बिजनेस कैरियर बार यहीं पर है, पर्सन्स कम से कम कितना होना चाहिए, 2 यहीं पर है, और लॉफुल बिजनेस बिजनेस भी यहीं पर है। तो पूरी कैरेक्टर डेफिनेशन से ड्राइव होती है, अलग से ड्राइव नहीं होती है। अगर अच्छे से जिनको डेफिनेशन याद हो गया वो पूरा कैरेक्टर खुद ब खुद निकाल के बाहर रख देंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। और हम लास्ट कैरेक्टर पढ़ने जा रहे हैं, वो यहाँ पर है, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, है ना। तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर लिखते हैं। ध्यान से देखना, लिखा है कि बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर। मैं यहाँ रुक जाता हूं। क्या लग रहा है आपको, कोई एक ही लोग सिर्फ बिजनेस करेगा या जितने पार्टनर हैं सभी मिलकर बिजनेस करेंगे? सभी मिलके करेंगे। लेकिन अगर सभी के पास समय का अभाव है तो फिर कौन करेगा? फिर जो शेष बचेगा, बैलेंस पार्टनर बचेंगे, जिनके पास टाइम है वो वहां पर टाइम अपना देंगे। अगर किसी के पास टाइम नहीं है तो फिर सारे पार्टनर मिलके क्या अरेंज करेंगे? मैनेजर अरेंज कर लेंगे, मैनेजर से काम करवाएंगे, हाँ या ना। तो यहां तक का लाइन बस इतना ही बता रहा है कि बिजनेस द पार्टनरशिप कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर। यहां तक लिखेंगे, पहले लिखते जाएंगे, समझते जाएंगे। Business of the partnership can be carried on by all the partners. वो लास्ट रेड लगा हुआ है, वहां तक लिखना है। हो गया यहां तक? रोहित थोड़ा आगे पढ़। और बाय एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल द पार्टनर्स, या तो सभी के बदले कोई, या तो पार्टनर के अंदर ही हो सकता है, या वो पार्टनरशिप फर्म से बाहर का भी हो सकता है। अगर एबीसी पार्टनर है, अनूप और एबीसी तीनों के पास टाइम नहीं है तो शटर गिरा देना चाहिए या किसी को हायर करके मैनेजर बना देना चाहिए। सैलरी देंगे, काम कराएंगे, टाइम टू टाइम आके चेक करेंगे। अब इतनी बड़ी बड़ी कंपनी चलती है, सब में ताला मार देना चाहिए अगर ओनर काम करने को नहीं तैयार हो तो? ऐसा तो नहीं है। तो अगला लाइन बोल रहा है कि बाय एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल द पार्टनर्स, या तो सभी या सभी के बदले कोई एक। तो उस लाइन को कंप्लीट करो। और बाय एनी ऑफ देम आपको यहां तक लिखना है। और बाय एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल द पार्टनर्स।
हो गया। अब एक बात और सुनिएगा, एक बड़ा फेमस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है जैक बोर्ड में कि पार्टनर्स जो होते हैं आपस में कौन से रिलेशन बनाते हैं, प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। मैं एक दिन आपसे एजेंट के बारे में डिस्कशन कर रहा था, एक बस की एग्जांपल दे रहा था कि अगर हमें रांची जाना होता है और हम जाकर टिकट लेते हैं गढ़वा बस स्टैंड में, वहां क्या आपको लगता है बस का ओनर खड़ा रहता है? नहीं, और वो बस का एम्प्लॉय भी नहीं रहता है, जिसको हम अपनी भाषा में कंडक्टर बोलते हैं, वो एजेंट रहता है। क्या रहता है? और एजेंट जो है वो पैसेंजर और ओनर के बीच की एक मीडिएटर होता है। वो आपको पर्ची काट के दे दिया 250 रुपए का, 300 रुपए का रांची का टिकट का, वो वैल्यूएबल है, वो लीगल है, उसके ऊपर आप कोई भी एक्शन ले सकते हो अगर आपको कोई भी ट्रबल्स हुआ तो। आप कई बार देखते हो किसी ने एयरलाइंस पे केस कर देता है, कुछ रेलवे पर केस कर देते हैं कि भैया हमको बढ़िया सर्विस नहीं मिला। आपने एक मूवी देखा है अपरिचित, विक्रम चिन्नॉय का, साउथ का, 10 साल पुरानी मूवी है, उसमें वो डबल कैरेक्टर में रहता है, जब गुस्सा आता तो बड़का बड़का इसे बाल बढ़ा लेता है ना, और पटक पटक के सबको धोता है। उसका एक सीन है, ट्रेन में जाता है, उसको खाना अच्छा नहीं मिलता है तो बोलता है कि हम उनसे पैसा लेते हैं और खाना बढ़िया नहीं सर्व करते हैं, तो वो कैटरर बोलता है हम क्या करें, जो वेंडर है उनसे बात करो। वो वेंडर के पास जाता है, उसको पटक उटक के धो धा के कढ़ाई में डाल के चिकन फ्राई बना देता है। यह मूवी आपने टीवी पर देखा होगा, अपरिचित द स्ट्रेंजर, पूरी मूवी का नाम है, विक्रम चिन्नॉय का। इवन उसमें अपनी गर्लफ्रेंड को भी पटक पटक के मारता है कि वो जमीन लिखाने जाती है तो कुछ पैसा ब्लैक में दे रही थी, वो बोलता है ये गलत है, तो उसमें डबल रोल चलता है। ऐसे नॉर्मल आदमी रहता है, गुस्सा आता है तो इसे बड़े बड़े बाल बढ़ा लेता है और एक दूसरी रूप में आ जाता है। वो पूरी मूवी करप्शन पे दिखाई गई है। तो यहां पर जो मैं बातें कर रहा हूं कि एजेंट जो होता है ना, वो ओनर और पार्टी, थर्ड पार्टी के बीच का मीडिएटर है। तो पढ़ो क्या लिखा है नीचे, इन अदर वर्ड्स पार्टनर आर एजेंट एज वेल एज क्या है, प्रिंसिपल। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तुम्हारे एग्जाम में आएंगे कि पार्टनर के बीच रिलेशन कैसे होता है, ओनर का और एजेंट का। मैं क्या एग्जांपल दे रहा था, याद है? एबीसी पार्टनर है और बी और सी दुकान में है और ए दिल्ली में है। अब बी और सी जो एग्रीमेंट कर देगा उसे ए को मानना पड़ेगा, क्योंकि बी और सी अपने आप में ओनर है, तो ए के लिए क्या है, एजेंट है। अब एजेंट टिकट काट दिया बस का, तो पैसेंजर को वो टिकट मिल गया, तो ओनर क्या बोलेगा, तू उतर मेरे गाड़ी से। नहीं, वो एजेंट को आपने राइट दे रखा था कि मेरे बदले तू काम करेगा। तो पार्टनर्स अपने आप में प्रिंसिपल या कौन से रिलेशन बनाता है, एजेंट का। मतलब अगर मैं आपको क्लियरली समझाऊं, अभी लिखेंगे नहीं, कि अगर मान लो 3 पार्टनर है हमारे बिजनेस के अंदर, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी और एक का क्या नाम है, सी। शांति से सुनना, अगर ए अपने आप को ओनर मानता है, मालिक मानता है, क्या मानता है, तो ये बी और सी के लिए क्या है, एजेंट है। अगर मैं उसी तरह समझाऊं कि बी अपने आप को क्या मानता है, ओनर, तो ये ए और सी के लिए क्या है, एजेंट है। उसी तरह अगर सी को मैं मान लूं कि वो अपने आप को क्या मानता है, ओनर, तो ये ए बी के लिए क्या है, एजेंट है। यानी हर पार्टनर, ईच एंड एवरी पार्टनर अपने आप में क्या है, मालिक, तो दूसरों के लिए क्या है, एजेंट। मतलब जो काम हम करेंगे ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से किया, तो आपके लिए कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, एजेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। आप उससे मुकर नहीं सकते हैं, इनकार नहीं कर सकते हैं, आपको उस ट्रांजैक्शन को कंप्लाई करना पड़ेगा, वरना लेना का देना हो जाएगा, पार्टी आपके ऊपर कंप्लेंट डाल सकता है। तो लिखेंगे नीचे वाला लाइन, लिखो, वो मत लिखना, हाँ वहां से लिख लो, पार्टनर्स आर एजेंट एज वेल एज द प्रिंसिपल, वो लाइन खाली लिखो ना, बाकी नीचे वाला नहीं लिखना है, एक लाइन खाली लिख लो, पार्टनर्स आर एजेंट्स एज वेल एज द प्रिंसिपल्स। हर पार्टनर अपने आप में क्या है, ओनर है, और दूसरों के लिए क्या है, एजेंट है। लिख लिया रोहित, ये वाला लाइन लिखो, पार्टनर्स आर एजेंट्स एज वेल एज प्रिंसिपल्स। हो गया, नीचे पढ़ा दे रहा हूं, लिखना मत, खुद पढ़ो क्या लिखा है, एज एन एजेंट। एजेंट क्या है, हे रिप्रेजेंट अदर पार्टनर, तो दूसरे पार्टनर को रिप्रेजेंट करेगा, तो ए अपने आप में क्या है, ओनर, और बी और सी के लिए क्या है, एजेंट। ठीक है, आगे लिख रहा है कि देयर बाई बाइंड्स देम थ्रू हिज एक्ट। अगर ए ने कोई काम किया तो बी और सी को मानना पड़ेगा, और बी और सी कोई काम किया तो किसको मानना पड़ेगा, ए को मानना पड़ेगा। अब नीचे पढ़ो क्या लिखा है, एज ए प्रिंसिपल ही इज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ द अदर पार्टनर। तो यहाँ सारे पार्टनर एक दूसरे से प्रिंसिपल एजेंट में जुड़े रहते हैं। भाई जो काम आपने किया उसे हमें मानना पड़ेगा, और जो मैं करूंगा वो आपके ऊपर भी कंप्लाई होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि कोई भी पार्टनर अपनी पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कोई ट्रांजेक्शन ना करे। मतलब एबीसी पार्टनर था,
ए को पता था कि मैं जो काम कर दूंगा बी सी मान लेगा। अब ए ने कोई सामान जानबूझकर कम रेट में बेच दिया और बेचा कम रेट में नहीं, वो बिल कम रेट में बना दिया, रेट वही लगाया और बीच का प्रॉफिट खा गया, बीच का डिस्काउंट के नाम पर पैसा खा गया। मैंने धांधली कर रहा है, बोल रहा है कि मेरा दोस्त यार है, जान पहचान के हैं, इनको मैं कम रेट में बेचूंगा, बट रेट में बेच नहीं रहा है, खाली बिल में कम करके दिखा रहा है, पैसा पूरा ले रहा है और बीच का पैसा खा जा रहा है। अगर ऐसा करते हुए आप पकड़े जाते हैं तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका रहेगा? ए का। बी और सी मानने से क्या कर जाएंगे? इनकार कर जाएंगे। समझ में आ रहा है? यानी ए जो भी काम करेगा बी और सी उसे मानेगा, लेकिन वो बी और सी के लिए भी फेवरेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनफेवरेबल नहीं होना चाहिए। अनफेवरेबल समझते हो? बी और सी के हित में होना चाहिए, उसके विपक्ष में नहीं जाना चाहिए। अगर सभी के लिए फायदेमंद है तो ए का किया हुआ काम बी सी मानेंगे और बी और सी का किया हुआ काम ए भी मानेगा। तो यहाँ पर अब कैरेक्टर ओवर होता है। ये पहला 2 टॉपिक था, मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टर। क्लियर है? अगला हेडिंग आपके सामने लिखा हुआ है जो हम कल से पढ़ेंगे, राइट्स ऑफ पार्टनर्स। देखो 10:30 बज गया, हवा भी नहीं लगा, कैसे कट गया। क्लियर है? तो आज यही ओवर करेंगे।